ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम कक्षा बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित 5वां निबंध है चेतना का संस्कार। इस निबंध का जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे, इनका जीवन परिचय या व्यक्तित्व कृतित्व और प्रस्तुत निबंध का जो कथा सार तत्व है या सारांश है उसको हम पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की विषय वस्तु की चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। तो आज हम बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित 5वां निबंध चेतना का संस्कार, इसके निबंधकार या लेखक अज्ञे है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे। इसके जो व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण 4-5 जो गद्यांश है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे इस वीडियो में। तो प्रस्तुत वीडियो को बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं जिन्होंने ऐच्छिक विषय हिंदी लिया है या हिंदी में अध्ययनरत है, तृतीय वर्ष में जो पढ़ रही हैं वो छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका ध्यान से अवलोकन करें। तत्पश्चात या तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। तो पहले हम प्रथम जो चेतना का संस्कार निबंध है उसका प्रथम जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं और तत्पश्चात इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। मानव के लातीनी नाम का अर्थ होता है बुद्धि प्राण जीव। निसंदेह यह मानव की एक शक्ति की प्रशस्ति है, किंतु यह कहना कठिन है कि इस शक्ति का उचित प्रयोग प्रत्येक मानव करता है। चेतन तो प्रत्येक मानव है, किंतु यह चेतना उस सीमा तक अपेक्षाकृत बहुत कम व्यक्तियों में पहुंचती है जिस पर पहुंचकर वह बुद्धि की अभिधा प्राप्त कर सके। आज मानव की शक्ति का प्रयोग हम व्यापक रूप में देख सकते हैं। तो वह वास्तव में मानव की कोई शक्ति नहीं है, मानव द्वारा वशीकृत जड़ पदार्थ की शक्ति है। आज निसंदेह सत्ता का युग है, लेकिन वह सत्ता पैसे की है, धातु की है, यंत्र की है, आर्थिक संगठन की है। तो ये गद्यांश है। अब हम प्रस्तुत जो गद्यांश है उसको व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, 4 प्रमुख जो चरण होते हैं, उसके आधार पर उस कसौटी पर हम इसकी परख करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, तब जाकर के हमें इस जो गद्यांश है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे समझ में आएगा। तो व्याख्या के 4 सोपान होते हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ
और कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण। इस आधार पर इस पद्यांश का हम विवेचन विश्लेषण, इसकी समीक्षा करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तभी जाकर के हमें इसका जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में आएगा। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित हिंदी की प्रमुख जो निबंधकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा रचित या लिखित निबंध चेतना का संस्कार शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। कहने का तात्पर्य, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के निबंधकार क्या कहना चाहता है या क्या कह रहा है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने भारतीय समाज में घटते मानवीय मूल्यों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अब मानवीय मूल्य क्या है? यही है जो संस्कार होते हैं व्यक्ति में, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, चलने का क्या तरीका है, आदान प्रदान का क्या तरीका है, लेने देने का क्या तरीका है, यही तो मानवीय मूल्य है। और इनका ह्रास हो रहा है आज के परिवेश में, क्योंकि सत्ता की आड़ में लोग बुरे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो मानवीय मूल्यों पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि ये घट रहे हैं। इस अंश में लेखक ने मानव शब्द पर प्रकाश डालते हुए उसकी चेतना का विश्लेषण किया है। उसकी जो सोचने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसका विवेचन विश्लेषण, उसका एनालिसिस प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किया है। तो अब हम इसका भावार्थ, इसका सरल अर्थ इस गद्यांश का देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में अज्ञे जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मानव का लैटिन भाषा में अर्थ होता है बुद्धि और प्राण से युक्त जीव। मानव ही क्या है? सारे जीवों में श्रेष्ठ है। अरस्तु ने भी बहुत सुंदर लिखा है। मैं आपके ज्ञान वृद्धि के लिए ये कोटेशन, ये कथन आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। यदि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है उसे समाज की आवश्यकता नहीं हो, तो आप मानव समाज का सदस्य ना समझो। वो या तो देवता हो सकता है या पशु हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सारे प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि होती है। अन्य जीवों से, पशु पक्षियों से मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें चिंतन करने की, सोचने की कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस कार्य को अंजाम देना है, किसको नहीं देना है, ये मानव के अंदर होती है, ये बुद्धि होती है मानव के अंदर। विवेक होता है, तात्कालिक निर्णय लेने की क्षमता को हम विवेक कहते हैं, ये होता है। तो बुद्धि और प्राण से युक्त जीव, लेखक का यह भी कहना है कि बुद्धि मानव की शक्ति एवं उसकी प्रशंसा का गान भी है, गौरव भी है, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो सामान्यतः अन्य जीवों में नहीं पाया जाता है, केवल मनुष्य के अंदर होती है। ये चीज बौद्धिक क्षमता होती है, मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है। अज्ञे जी साथ में यह भी बता रहे हैं कि यह कहना मुश्किल है कि मनुष्य अपनी बुद्धि की शक्ति का सही प्रयोग करता भी है
या नहीं। अर्थात मनुष्य ने बुद्धि का दुरुपयोग भी किया है। सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। यह दुरुपयोग ध्वंस, विनाश, नकारात्मक उपयोग के संदर्भ में मनुष्य ने ज़्यादा किया है। लेखक आगे कहते हैं कि चेतना को हरेक व्यक्ति के पास है। चेतना तो हरेक व्यक्ति के पास है। सोचने की, चिंतन करने की, थिंकिंग पावर सब व्यक्तियों के पास है। सोचने की शक्ति सब में है, स्थित है। अर्थात हर इंसान के भीतर गतिशीलता एवं विवेक का गुण मौजूद है, किंतु लेकिन यह चेतना का स्तर तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम लोगों में होती है या पहुंचती है, जिसे बुद्धि कहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि आज मानव की शक्ति का प्रयोग हम व्यापक रूप से होते हुए देख सकते हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति का खूब बेजा इस्तेमाल किया है, लेकिन यह वास्तव में मानव की शक्ति न होकर मानव ने जो मशीनों का निर्माण कर, कल कारखाने स्थापित कर, तरह तरह की क्या है मिसाइल ने बना ली, तरह तरह की क्या है आविष्कार कर लिए हैं, उन्हें बस में किया है, उनकी शक्ति है वो। आज निश्चित रूप से सत्ता का समय है, युग है, और यह सत्ता पैसे की, धातु की और यंत्रों यानी मशीनों की है, आर्थिक शक्ति और संगठन की है। इसके बल पर क्या है व्यक्ति तरह तरह के क्या है बुरे कृत्यों को अंजाम देता है, उसका सही सदुपयोग नहीं करता है बुद्धि का। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य के पास उपलब्ध विशिष्ट बुद्धि को उसकी शक्ति कहा है। विलक्षण शक्ति होती है, ये विलक्षण चीज क्या होती है? बुद्धि होती है मनुष्य के अंदर। उसकी तरफ क्या है लेखक ने, निबंधकार ने हमें आगाह किया है। और अवतरण के अनुसार मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी बुद्धि द्वारा आविष्कृत यंत्र और मशीनें हैं। ये मनुष्य ने ही इसका आविष्कार किया है, निर्माण किया है। तथा सत्ता, धन, धातु, यंत्र, मशीन इस युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में चित्रित हुई है। और अवतरण की भाषा शैली भाव और विषय के अनुकूल साहित्यिक एवं गद्यात्मक है, और लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगली जो व्याख्या है, अगला का जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से प्रमुख है, उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। सत्ता के इस बहुमुख अधिकरण का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ है? स्पष्ट है कि हमारी सामर्थ्य रचना करने की भी और विनाश करने की भी पिछले किसी युग की अपेक्षा कई गुनी बढ़ गई है। लेकिन सोचनीय बात यह है कि इस शक्ति बुद्धि के साथ हमारी विवेक बुद्धि उसी अनुपात में नहीं हुई है, उसमें ग्रोथ, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। सत्ता हमारे पास है, सत्ता का ज्ञान भी हमें है, लेकिन सत्ता का उचित प्रयोग करने की समझ हमें नहीं है कि उसका किस तरह यूटिलाइज किया जाए। अपनी इस विराट सत्ता के आगे हम स्वयं विवश हैं।
अपनी इस विराट सत्ता के आगे हम स्वयं विवश से हैं। हम कह सकते हैं कि सत्ता और विवेक का यह वैषम्य, यह मौलिक विसंगति ही हमारी सभ्यता का विशेष लक्षण है। सभ्यता का विशेष लक्षण भी है और विशेष खतरा भी है। तो ये गद्यांश है, प्रमुख गद्यांश है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उनके आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित निबंधकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा रचित या लिखित निबंध चेतना का संस्कार शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि यह एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक यानी चिंतनीय या विचार करने योग्य है। ये उसको वैचारिक निबंध कहते हैं, जिसमें लेखक पाठक को सोचने के लिए बाध्य कर देता है, चिंतन करने के लिए बाध्य कर देता है। वो वैचारिक निबंध होता है। इस अवतरण में लेखक मनुष्य की विनाश एवं सृजन दोनों की सामर्थ्य और शक्ति बड़ी है, इस बात को चित्रित करता है, वर्णित करता है कि मनुष्य के अंदर सृजन की और विनाश करने की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उस पर क्या है, लेखक सोचने पर विवश हो जाता है। उसी बात का इसमें चित्रण किया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या इसका सरल अर्थ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अपने हृदय के उद्गार, अल्फाज, शब्द, हृदय की पीड़ा है, उसको व्यक्त करते हुए कहता है कि मनुष्य ने अपने हाथों में सत्ता का क्या किया है, केंद्रीकरण तो कर लिया है। केंद्रीकरण का मतलब सेंट्रलाइजेशन, यानी एक व्यक्ति के हाथ में हमने सत्ता सौंप दी है। अब वो व्यक्ति क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, जो मर्जी में जो उसके मन में आता है वो करता है। तो इस सत्ता का केंद्रीकरण नहीं करना चाहिए, इसका विकेंद्रीकरण करना चाहिए। सब लोगों के पास में क्या है, चुनिंदा लोगों के पास में सत्ता होनी चाहिए, जिससे उस पर कंट्रोल रहे, अंकुश रहे। अपने हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण तो कर लिया, लेकिन इस केंद्रीकरण का परिणाम आखिर क्या हुआ, क्या इसका दुष्परिणाम हुआ, वो है सोचने की बात। वास्तव में मनुष्य में सृजन निर्माण की ताकत तो निश्चित ही बढ़ाया है। मनुष्य ने क्या है, सृजन का, निर्माण की जो ताकत है, शक्ति है, उसको बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि विनाश करने की शक्ति भी, विध्वंस करने की शक्ति भी पिछले समय के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ी है, उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन अज्ञे जी चिंता इस बात की कर रहे हैं, किस बात की, कि इस शक्ति की बुद्धि के साथ साथ हमारी विवेक बुद्धि उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। हमारी जो थिंकिंग पावर है उसमें इजाफा नहीं हुआ है, सोचने की जो शक्ति है वो नहीं बढ़ी है। निबंधकार आगे कहते हैं कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास सत्ता है, शासन की शक्ति है, ज्ञान भी है, लेकिन इन सब के उचित प्रयोग की समझ हम में नहीं है।
कि इनका हम किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ये हमारे पास नहीं है। हम हमारी खुद की बुद्धि के द्वारा तैयार सत्ता और शक्ति के आगे बेबस, लाचार हैं और मजबूर हैं। विवश हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। हम यह कह सकते हैं कि सत्ता और समझ का विवेक में असंतुलन है, बैलेंस नहीं है दोनों में। विषमता ही हमारी सभ्यता की विडंबना है। ये चारों ओर असमानता है, विषमता जो फैली हुई है, ये विडंबना है। अब विडंबना क्या है? जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होता है, वो होती है विडंबना। विसंगति है, विरोधाभास है। विसंगति एवं विशेष लक्षण बन गया है, बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। यह सभ्यता का विशेष लक्षण भी है और विशेष खतरा भी है। तो कहने का तात्पर्य, लेखक ने एक बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया है। संतुलन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए इन मशीनों का। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण देखते हैं, या इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको देखते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। अज्ञे ने मनुष्य की विवेक शक्ति के नहीं बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। प्रस्तुत गद्यांश में अज्ञे ने मनुष्य की विवेक शक्ति के नहीं बढ़ने पर, सोचने की जो शक्ति है वो तो बढ़ नहीं रही है, और तरह तरह के क्या है मनुष्य आविष्कार कर रहा है, तरह तरह के हथियारों के पीछे भाग रहा है। एटम बम, मिसाइल, इनका निर्माण कर लिया है। अब इनका किस प्रकार से हम सदुपयोग करें, ये सोचने की शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं। तथा इस आधुनिक मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सीमा असंतुलन एवं विडंबना इस बात को लेकर है कि सत्ता, शक्ति और विवेक में समन्वय नहीं है, उनमें कॉम्बिनेशन नहीं है, तारतम्य नहीं है। ये बिगड़ गया है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है, और शैली गद्यात्मक है। अब अगला हम जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तीसरा जो गद्यांश है, अभी तक मानव के कार्यों की मौलिक प्रेरणाएं स्वार्थ और अहंकार से अनुप्राणित रही हैं, इसीलिए अभी तक मानवीय चेतना के लिए सत्ता का, संपत्ति और सुख का आकर्षण सबसे तीव्र रहा है। इस परिस्थिति में सुधार तभी संभव है जबकि मानव नए आदर्शों की स्थापना करें, अर्थात उसके कर्म एक नए प्रकार की प्रेरणा द्वारा अनुप्राणित हों, मानव ही एक नए प्रकार का प्राणी हो। यदि हमारा अब तक का विकास कुछ भी अर्थ रखता है तो उसकी मांग यह है कि हम जीवन के प्रवाह की दिशा को बदलें, या यूँ कहें कि सभ्यता के विकास की गति में हम जहाँ तक पहुँच गए हैं उससे आगे बढ़ने के लिए मानवीय चेतना को परिष्कृत करना, उसे एक नया संस्कार देना अनिवार्य है। उसको संस्कृत करना बहुत आवश्यक है। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सह प्रसंग इसकी व्याख्या करते हैं। और सह प्रसंग व्याख्या में 4 बातें होती है: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा रचित या लिखित निबंध चेतना का संस्कार से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अंश में या गद्यांश में या गद्यावतरण में रचनाकार ने मनुष्य को चेतना के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि मनुष्य को संपत्ति एवं सुख की चाहत सबसे अधिक रही है और इसी के पीछे क्या है, मनुष्य भाग रहा है। इस बात को प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत अंश में लेखक ने वर्णित किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रित किया है, वर्णित किया है कि मनुष्य के काम करने के पीछे की जो सबसे बड़ी मौलिक प्रेरणा है वह है स्वार्थ और अहंकार। इसीलिए व्यक्ति क्या है, काम करता है कि एक तो उसको स्वार्थ सिद्ध हो जाए और दूसरा क्या है, वो समाज में देश में बड़ा सिद्ध होना चाहता है कि मैंने देखो ये आविष्कार कर लिया है, इस मिसाइल का निर्माण कर लिया है, मेरा नाम होगा। तो वो उसके ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति के लिए ही मानवीय चेतना के लिए संपत्ति एवं सुख का आकर्षण ही सबसे ज़्यादा है। इससे क्या है, व्यक्ति का कद बढ़ जाता है कि बहुत सारी क्या है संपत्ति वो इकट्ठी कर ले, धन कुबेर बन जाए और सभी तरह के सुख उसे मिल जाए। फूल करके कुप्पा हो जाता है आदमी कि मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं किसी के भी बस में नहीं हो सकता। तो ये नशा होता है। तभी तो कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, वह खाए वो राय जग वह पाए वो राय। कनक मानी धतूरा है, उसको तो खाने पर व्यक्ति पागल होता है, लेकिन धन दौलत है, संपत्ति है, उसको तो प्राप्त करने पे ही व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका नशा चढ़ जाता है। इन परिस्थितियों में आकर्षण सबसे ज़्यादा है। इन परिस्थितियों में बदलाव तभी संभव है जब मनुष्य नए आदर्शों की स्थापना करें। दूसरे शब्दों में कहें तो यह है कि मनुष्य के कर्म जब स्वार्थ और अहंकार से अलग हटकर नए प्रकार की प्रेरणा से अनुप्राणित होंगे, तभी नए आदर्शों की स्थापना हो सकेगी। लेखक कहते हैं कि एक तरह से मनुष्य को ही एक नए प्रकार का प्राणी बनना पड़ेगा। आगे निबंधकार का कहना है कि यदि हमारा अब तक का विकास कुछ भी अर्थ रखता है तो उसकी मांग यह है कि हम जीवन जिस दिशा में बढ़ रहा है उसकी दिशा ही बदल दें। दूसरे शब्दों में समझाए तो यूँ कहा जा सकता है कि हम सभ्यता के विकास में जहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब उससे आगे बढ़ने के लिए मानवीय चेतना को और अधिक उन्नत एवं परिष्कृत करना होगा। उसे नए तरह से ढालना, संस्कारित करना अनिवार्य होगा। तभी क्या है, हम सभ्य समाज का विकास कर सकते हैं। ये कवि की विचारणीय बात है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में अज्ञे के अनुसार मनुष्य के कर्मों के पीछे स्वार्थ और अहंकार पूर्ति की प्रेरणा ही बड़ी और प्रभावी रही है तथा लेखक की इच्छा है कि हमें जीवन की दिशा को बदलना चाहिए।
जिस दिशा में हमारा जीवन जा रहा है उसकी दिशा को हम बदल दें, क्योंकि हम विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो निर्माण की ओर अग्रसर हो जाएं। नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए मानवीय चेतना को नए ढंग से संस्कृत करने की आवश्यकता बताई गई। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली विषय एवं विचारों के अनुकूल, विचार प्रधान है, शब्दावली परिष्कृत है, परिमार्जित और तत्समनिष्ठ है तथा लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में शेष जो मार्मिक गद्यांश हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।